Delhi, sir. Congratulations on this splendid G20 meeting. सर एक चीज जानना था, जैसे मैंने G20 कश्मीर को दोबारा से हम फिल्म डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जो मैंने डेलीगेशन से बात की, कुछ फॉरेन डेलीगेशन से बात की, उनका एक वो कहना था कि यहाँ पे जो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो होटल्स हैं वो उनकी रूम्स की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, और जहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो उतनी अच्छी है नहीं। तो होटल्स का उनका आर्गुमेंट ये था कि जो चेन्स ऑफ होटल्स है जो बाहर जो विदेश में जानते हैं, तो उस पर क्या फोकस किया जा रहा है कि बाकी जो होटल इंडस्ट्री को यहाँ बुलाने के लिए? नहीं, आपने सही बात कही है और ये हमारे ध्यान में है। अच्छे होटल आवे इसकी कोशिश हम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में 2-3 हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम डिसइन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ ज़मीनें भी हम ऑक्शन करेंगे ताकि अच्छे होटल, वर्ल्ड क्लास होटल यहाँ बन सके। जहाँ तक आपने ट्रांसपोर्ट की बात कही, तो मेट्रो श्रीनगर और जम्मू में स्वीकृत हो, इसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। ई बसेस हमारी हमने ऑर्डर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त महीने से ई बसेस भी श्रीनगर और आसपास के शहरों में चलने लगेंगी, जम्मू और उसके आसपास के शहरों में भी चलने लगेंगी। तो ये जो आपने विषय उठाया है, ये पूरी तरह से हम लोग इस मामले से हम लोग मुतमईन हैं और हमारे सभी प्रशासन के साथी इस पर काम कर रहे हैं। आगे जब आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छे होटल में देश के हम टिकाएंगे, वो 2 साल बाद। थैंक यू। Thank you, sir. To the gentleman on the second row. मिलन शेट्टी फ्रॉम DSTV। एक्चुअली सर मेरा कहना ये है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एविएशन मिनिस्ट्री, जो एयरफेयर, जो डिस्काउंट चालू किया, एक विशेष सुविधाएं उपलब्ध किया, वो सुविधाएं आपका इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आपका यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आने जाता है, जैसे आपने उम्मीद करते हैं जो 18 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे अराइव कर चुका लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे एक सर्वे में देखा जा रहा है हर महीना में 3 मिलियन टूरिस्ट आने चाहते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन मतलब रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आ लेता है। एयरपोर्ट से वो लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये इतना मतलब अगर नया रहते हैं जो दिल्ली टू श्रीनगर कभी 25,000 32,000 ये चीज उन लोगों को पे करना पड़ रहा है। वो टूरिस्ट जहाँ पे बजट लेके आएंगे, लेकिन वो बजट 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ जन्नत पे घूमने चाहते हैं 8-10 हो गया, समझ गए हम। देखिए, मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के माध्यम से भी आने वाले जनवरी में 2023 जनवरी में कनेक्ट हो जाएगा। ये सच है कि तात्कालिक रूप से एयर फेयर यहाँ ज़्यादा हो गया है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 साल में एयर कनेक्टिविटी जम्मू और श्रीनगर की बहुत बेहतर हुई है। पहले 18 फ्लाइट आती थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर और जाती थी 2020 तक। अभी जो लास्ट आंकड़ा था गो फर्स्ट के बंद होने तक, वो 63 फ्लाइट यहाँ आती थी और 126 फ्लाइट्स का ऑपरेशन हो रहा था। एक अभी आप सबके ध्यान में है कि गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है और इस सेक्टर में खासतौर से लेह, श्रीनगर और जम्मू में काफ़ी फ्लाइट उनकी थी, वो बंद हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस विषय को, क्योंकि हज की यात्रा आगे शुरू होने वाली है, तो मैंने जो मंत्री जी हैं वहाँ सिविल एविएशन, उनके ध्यान में लाया है। ये सच है कि आज का जो व्यापार जगत है उसमें सरकार की दखलंदाजी सीमित हो गई है, बट हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि एयर फेयर भी नियंत्रित रहे। Thank you. To the lady on the left aisle. आगे. Sir, this is Yeshi Seli from the New Indian Express. After the success of this G20 meeting in Srinagar, are you planning to have any other event of this scale, of this international scale in Srinagar? And secondly, have any of the delegates shown interest in coming back for tourism or filmmaking to Kashmir? देखिए, एक तो मैं बार बार डेलीगेट से नहीं मिल रहा हूँ, ये बात सिंगला साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन सामान्यतः भारत सरकार की पहल पर होते हैं। अपने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पहल पर अभी हमने UAE से काफ़ी लोगों को बुलाया था। इन्वेस्टर्स समिट हम करते हैं,
बाकी कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। आगे हमारा एक डेलीगेशन यूएस भी जा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल आयोजन को होस्ट करने के लिए। वी आर कैपेबल इनफ, और मुझे लगता है कि वो सारी सुविधाएं हम जुटाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। जो कुछ कमी दिखाई पड़ रही है हमको विरासत में, लेगेसी में मिली हुई है। अब रफ्तार हम लोग, मैंने कहा कि 10 गुनी हो गई है, तो 70 साल का फासला कम से कम 7 साल तो लगेगा भरने में। वो मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस को ठीक से मालूम होगा। To the gentleman on the right side. सर मैं आसिफ सुहाग न्यूज़ 24 से। सर जिस प्रकार से लगातार काफ़ी समय से हम देख रहे थे तैयारी हो रही थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए, G20 के लिए यहाँ पे, और जो बैठक हुई तो हमने देखा है पहले ही टूरिज्म लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो हुआ था। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्या लग रहा है, इमीडिएट फ़ायदा क्या जम्मू कश्मीर को मिलेगा, आपके प्रशासन को क्या नज़र आता है, पर्टिकुलरली टूरिज्म के अलावा? दो बात समझिए। एक तो अगर नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो मेरा अनुमान है कि अगले इस साल का जो फुटफॉल होगा वो पिछले साल के तुलना में ज़्यादा होगा। दूसरा, इस आयोजन का एक बड़ा महत्वपूर्ण लाभ ये मिलेगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या में जो कमी आई थी वो बढ़ेगी, और हम बातचीत के माध्यम से जो एडवाइजरीज हैं कई कंट्रीज़ की, वो कैसे ख़त्म हों। यहाँ से जो लोग देख करके, आप लोगों ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया है कि यहाँ वातावरण पूरी तरह से शांत है, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, जाएंगे तो अपने देशों को रिपोर्ट करेंगे कि नहीं साहब, जम्मू कश्मीर इज़ ए पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स वेरी पीसफुल लैंड, और यहाँ तो जाना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका बड़ा लाभ, और ये तो डायरेक्ट मैंने बताया, इनडायरेक्ट बहुत लाभ होंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा, इकॉनमी हमारी बढ़ेगी। जैसा अभी जो 5 बातें मैंने कही कि इस बार की मीटिंग का जो थीम है, तो अनेक MSMEs आप जैसे नौजवान यहाँ शुरू कर सकते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Thank you, sir. To the gentleman in the middle row. रिफात अब्दुल्ला फ्रॉम न्यूज़ 18 इंडिया। जैसा आपने कहा कि नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरीज थी कई कंट्रीज में, क्या हम जान सकते हैं कि कहाँ पे अभी भी वो एग्जिस्टिंग है, और क्या वो G20 कंट्रीज का हिस्सा है जहाँ पे नेगेटिव एडवाइजरीज थी, और इससे पहले भी कोशिश की गई थी उनको रिमूव करने की या लिफ्ट करवाने की, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अभी कहाँ पे हैं, और उस सिलसिले में क्या G20 जो कंट्रीज हैं उनके बाहर जहाँ पे एडवाइजरीज हैं वहाँ पे भी कोई फायदा मिल सकता है इस समिट से एडवाइजरीज रिमूव करने में? ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत हमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको सुखद बात एक बताता हूँ कि कई कंट्रीज ने जो एडवाइजरी जायज़ की थी वहाँ के भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए। तो मुझे लगता है कि G20 का आयोजन जम्मू कश्मीर के लिए हर तरफ से लाभ ही देने वाला है। Thank you, sir. Lady in the second row. Good afternoon. This is Akriti with the BBC. The meeting here has put the position of journalists under scrutiny. I want to ask, local journalists have been jailed under terror laws. Many have been put on no-fly lists. Journalists have routinely told us that they've been intimidated or threatened. How would you respond to this evidence and accusations of the stifling of the press in Kashmir? See, in Jammu Kashmir, press enjoys absolute freedom. I just told you in my opening remarks that more than 400 newspapers are being published from Jammu Kashmir. I also want to point out that according to a report by an international organization, total 7 journalists were detained and arrested in India on terror charges and attempts to disruption of social harmony, not for journalism or for writing stories. The report also says that only there are 3 from J&K, and anti-terror agencies are probing the cases. If you see the number of journalists detained or arrested in any other country, the number is 10 to 20 times higher. Freedom of speech and expression is guaranteed in Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. Article 19(2) puts reasonable restriction because no one can be allowed to hurt the interest
of the sovereignty and integrity of India, the security of the state. And law will take its own course on these issues. Thank you. The gentleman in the middle. Myself is Tariq Bhatt. I am from ANN News, the local division. सर आज जो ये इवेंट हम है कश्मीरी लोग जो है इसको एक फेस्टिवल की ओर मना रहे हैं जो हमने देखा है। मेरा सर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो टूरिस्ट फ्लो अब यहाँ और बढ़ेगा, क्या हम तैयार है और ज़्यादा जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको एक्सप्लोर करने के लिए? अरे यार पहले दावत खिलाओ, तुम इतना बड़ा आयोजन हुआ, तुम इसको कह रहे हो कि त्यौहार है, तो पहले आज दावत फिक्स करो, हम लोग आते हैं। दूसरा ये है कि टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बढ़ा रहे हैं। पहले एक सवाल आया था कि होटल्स और बाकी चीज़ें बढ़ें, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, शीघ्र उसके परिणाम आपको दिखेंगे। To the gentleman in the left. अब अगली प्रेस है 5 बजे, तो लास्ट, उसके बाद इनवाइट फॉर टी। Good afternoon, my name is Oh, yeah. Sebastian Bell, from the International News Agency AFP. The Pakistani Foreign Minister, Bilal Bhutto Zardari, has been talking about the G20 working group meeting taking place here today. He says that India is, and I quote, abusing their presidency of the G20 to push their colonial agenda, but if they think that by holding one event in occupied Kashmir, they can silence the voice of the Kashmiri people, then I believe that they are truly mistaken. He also says, one of the most militarized zones in the world can never be seen as normal. Can I get your response to those comments, please? Is Kashmir normal, and do you represent a colonial agenda? मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए, जरूरी चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। नागरिक सुविधाएं वहाँ बहाल हों, ये आवश्यक है। भारत इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है, और मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे लिए गर्व का विषय है, और यूनाइटेड नेशंस के ढेर सारे प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस तरह के आयोजन करे। Last question. या मिस्टर सिंगला will add something. I just want to mention what our External Affairs Minister Dr. Jaishankar had said earlier on that issue. He had said that Pakistan has no locus standi when it comes to the G20. They have no locus standi when it comes to Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. And the meeting that is being held here today has nothing to do with them. So as the Honorable Lieutenant Governor has pointed out, not only do we have excellent representation, but representatives from 5 UN organizations, the UN headquarters itself, the UN WTO, UNEP, and a number of other international, ILO, etc., are represented in this meeting. So I think that itself is an adequate clarification. Mudassir Yaqub, ANN News. Sir, G20 summit in Srinagar has brought again Kashmir on the international tourism map. And sir, of course, it's a very good move. Sir, my question to you is that what are the plans of government to open fresh destinations for trekking and adventure tourism, which has also a huge potential to generate the local employment? आपने अगर जम्मू कश्मीर के बजट पर गौर किया होगा तो 300 नए डेस्टिनेशंस हम आने वाले दिनों में तैयार करने वाले हैं, और चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो या ट्रैकिंग रूट्स हों, 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और आने वाले दिनों में इनको हम पूरा करेंगे ताकि देश भर के नहीं दुनिया भर के लोग वहाँ आकर के यहाँ की खूबसूरती को भी देख सकें और आप जैसे लोगों की मेहनतबाजी का भी लुत्फ उठा सकें। थैंक यू।